हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का हाइड्रेटेड वेस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लैमरगन और ग्लॉस्टरशायर के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में, जो कि ग्लैमरगन का घर है। कल के मैचेस के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी बुरा गया था, ये मानना ही पड़ेगा। मजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं था। ठीक है, और ये फैंटेसी का पार्ट है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं, हार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं कर ही रहा हूँ। और यह है कि कुछ ट्रेंड और कुछ रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हम सोच रहे थे, हम टीम बनाने की सोच रहे थे, लेकिन क्या है कि अगर आप ट्रेंड के हिसाब से जाते हो ना, तो हो सकता है कि 4-5 ऐसी चीज़ें हों जिसके ऊपर आप अपना सोच लगा सकते हो और अपना थॉट प्रोसेस लीड कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपना टीम बना सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेंड के बाहर जाते हो तो न जाने कितने लाखों प्रोबेबिलिटीज़ हो सकते हैं जो कभी हुए नहीं हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं वो कभी हुए नहीं हैं तो होंगे भी नहीं, लेकिन उन लाखों प्रोबेबिलिटीज़ में से किसी एक को चूज़ करना, और वो भी मतलब वो सही भी होना, वो बहुत मुश्किल होता है। देन अगर आप ट्रेंड के हिसाब से जाओ जहाँ पर आपको हार्डली 4-5 चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना पड़ता हो। ठीक है, तो उनमें से ही एक दिन कल का था जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें ट्रेंड के हिसाब से नहीं गया था। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स भी उभर के आए थे और जिनके ऊपर हमने भरोसा किया था वो उतना अच्छा कर नहीं पाए थे। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, आज के मैच के बारे में बातें करते हैं, आज के मैचेस के बारे में, और होपफुल है कि आगे आने वाले समय में मैचेस हमारे अच्छे ही जाएंगे। ये दोनों ही टीमें जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टीमों में से है। ग्लैमरगन तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि काउंटी की सबसे वीक टीम है, लेकिन ग्लॉस्टरशायर एक ऐसी टीम है ना, इनकी टीम में आपको बहुत बड़े बड़े नाम जो है देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि ये कुछ अलग लेवल पे ही खेलते हैं। इनकी टीम में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कैलिबर वाले प्लेयर्स शायद नहीं हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको भी आप यहाँ पे कम नहीं साध सकते हैं। सही है। और दूसरी तरफ से ग्लैमरगन की बात करें तो हिस्ट्री ये कह रहा है कि हमेशा ही आखिरी पायदान पे ही रहते हैं, आखिरी 1-2 पायदान के भीतर इनका नंबर रहता है, चाहे वो कितना भी कुछ ना कर लें, लेकिन रिजल्ट्स इनके सपोर्ट में नहीं आता। लेकिन ये फिक्सचर जो है ना, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ड्रीम 11 भी इनके मैचेस ज़्यादा नहीं देती है, तो इसीलिए इनके बारे में हमें आइडिया थोड़ा सा कम है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं होने की वजह से तो वो है ही। तो बातें करते हैं आगे। वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैच में कोई दिक्कत आनी चाहिए। पिछले सीजन की बात करें तो अपने ग्रुप पे ग्लॉस्टरशायर ने पहले स्थान पर खत्म किया था, और 6 टीमों की टेबल में ग्लैमरगन थी 5वें स्थान पर, तो पिछला सीजन में उनको उतना अच्छा गया नहीं था। लेकिन अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें ना, तो ग्लॉस्टरशायर यहाँ पर जीत ही नहीं पाई है आखिरी 5 मैचेस में। तो आगे देखते हैं हम कि क्यों ऐसा हुआ है कि ग्लॉस्टरशायर इतना अच्छा करने के बावजूद भी ग्लैमरगन जैसी टीम के अगेंस्ट में एक भी नहीं जीत पाई है। और बाकी जो 2 मैच के रिजल्ट नहीं आए हैं वो भी नो रिजल्ट वगैरह ही हुए हैं। इस ग्राउंड में अगर बात करें तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि रिजल्ट्स बिल्कुल भी ग्लैमरगन के सपोर्ट पे नहीं है। पिछले सीजन के 5 मैचेस में 2 जीत 2 हार, और उसके पहले वाले सीजन में 7 में से जो 5 मैचेस के रिजल्ट आए थे, 6 मैचेस के रिजल्ट आए थे, उनमें से सिर्फ 1 जीत उनके खाते में रहा था, एक टाई, और बाकी 4 उन्होंने हारे थे। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीजन में अच्छा करके आए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जहाँ पर यान कॉबेन जो इनके लिए सीजन परफॉर्मर होते हैं ग्लॉस्टरशायर के होकर, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में इन्होंने अच्छा करा था। डेंट ये थे, और ग्लैमरगन की तरफ से बैटिंग जो होती है इनकी उतनी अच्छी होती नहीं है। क्रिस कुक, जिनका हमेशा ही सिलेक्शन परसेंटेज सीजन के शुरुआत में कम होता है, ये प्लेयर को थोड़ा सा नोटिस करते रहे ना, हमेशा इनका जो परसेंटेज होगा सिलेक्शन का, कोई भी टूर्नामेंट शुरू होगा उनका कम ही होगा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा ना, इनका परसेंटेज हाई होता जाता है। ठीक है, ओनली डिपेंडेबल बैट्समैन यही थे। इसके साथ बॉल बर्नी भी थे, डेविड लॉय जो लेट ज्वाइन करा था टीम को उन्होंने, और उन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करी थी, और निक सेलमन, ये कुछ प्लेयर्स थे बॉलिंग पे। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी डिसेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से। ग्लॉस्टरशायर की तरफ से ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें आप फिगर्स देख सकते हैं और इकोनॉमी भी देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट रहा है। और ग्लैमरगन की तरफ से सॉल्टर, वैन ड गुक्टन और सिसोदिया जैसे बॉलर्स के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी आ जाते हैं और देखते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। मैं बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करता हूँ। चौथा मैच जो कि हुआ था, यहाँ से ये है 2018 का मैच। तो देखते हैं, ये मैच हुआ था शेल्टनहैम में, तो ग्लॉस्टरशायर ने यहाँ पर बनाया था 197। कुछ प्लेयर्स थे जैसे कि हैमंड, कॉबेन और हिगिंस, इनके कुछ रन्स थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। बॉलरों में से स्मिथ और इनके भी यहाँ पर विकेट रहे हैं, और ये कुछ बॉलर्स थे। ग्लैमरगन ऑफकोर्स चेज नहीं कर पाई, हिगिंस के 3 विकेट थे, और बाकी ये कुछ बॉलर्स थे। ये है 2018 का मैच, और ये आखिरी 5 मैचेस के भीतर आता नहीं है, मैं बता दूँ। उसके बाद से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो चीज़ नोटिस करा था कि ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग यहाँ पर अच्छी हुई थी, ग्लैमरगन का उतना भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो चेस कर पाए, और ओवरऑल डोमिनेशन था ग्लॉस्टरशायर की तरफ से।
उसके बाद अगर हम अगले मैच पर आ जाए, ये हुआ था कार्डिफ में, मतलब इसी ग्राउंड पे ग्लैमरगन ने बनाया था 201। क्रिस कुक शायद इनका नाम है जो कीपर है, उन्होंने यहाँ पर कुछ रन्स बनाया था। बाकी इनग्रम वगैरह कोई रहे होंगे नहीं, यहाँ पर जो प्लेयर्स थे उस्मान ख्वाजा वगैरह थे वो कोई अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। ग्लॉस्टरशायर यहाँ पर चेस नहीं कर पाई। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है कि ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी हुई थी। वो अलग बात है कि ग्लैमरगन से खराब हुआ था, लेकिन बैटिंग अच्छी हुई थी। ग्लैमरगन ने भी यहाँ पर 200 रन बनाए थे, ग्लॉस्टरशायर ने 199 तक वो गए थे, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। फिर से हैमॉन्ड और हिगिंस के साथ हॉवेल के हमें कुछ स्कोर देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी हमें हैमॉन्ड और हिगिंस के परफॉर्मेंस देखने को मिले थे। हिगिंस की विकेट्स भी थे और यहाँ पर भी हिगिंस के कुछ रन्स हैं। हालांकि विकेट टेकर्स में से हमें हॉवेल देखने को मिले थे, बैटिंग में भी कुछ परफॉर्मेंस थे इनके। और बॉलरों में से वैंडर गुप्टन ये अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट मैच है जो इस ग्राउंड पे हुआ था। तो यहाँ से हमें क्रिस कुक, बेनी हॉवेल, हिगिंस और वैंडर गुप्टन जैसे परफॉर्मर देखने को मिले थे। पिछले सीज़न का नहीं, ये है सेकेंड लास्ट सीज़न का मैच जो हुआ था कार्डिफ में। अच्छा, ये है सेकेंड लास्ट मैच, ये है थर्ड लास्ट मैच। तो यहाँ पर भी ग्लैमरगन ने बनाया था 172। किसने रन बनाया था? फिर से कुक, साथ में लॉयड और विल रूट शायद इनका नाम है, उनका कुछ रन था। बॉलरों में से हमें फिर से हॉवेल और हिगिंस देखने को मिल रहे हैं, साथ में पेन और स्मिथ के विकेट। ग्लॉस्टरशायर चेस नहीं कर पाई, लेकिन बैटिंग उनकी यहाँ पर भी डिसेंट हुई है, 172। स्कोर किसने बनाया था? फिर से हिगिंस और कॉबिन। बॉलरों में से सॉल्टर के हमें 4 विकेट देखने को मिले हैं। तो कुछ कॉमन परफॉर्मर्स बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके आप देख सकते हैं जब भी कार्डिफ में मैचेस हुए हैं, दोनों ही मैचेस में। अच्छा, पिछले सीजन के 2 मैचेस जो हुए हैं देख लेते हैं। ये पहला मैच हुआ था ब्रिस्टल में, जो कि ग्लॉस्टरशायर का घर है। ग्लैमरगन ने यहाँ पर बनाया था 150, जो कि उतना बड़ा स्कोर नहीं है आप कह सकते हैं। फिर से क्रिस कुक और इस बार रूट के कुछ रन्स थे। हिगिंस के यहाँ पर विकेट स्मिथ के साथ, स्मिथ का नाम भी कई बार आया है इस पिक्चर में, आपने नोटिस करा होगा। ग्लॉस्टरशायर चेस नहीं कर पाई। स्कॉट के कुछ रन्स, वैन ब्यूरन के कुछ रन्स और बॉलरों में से फिर से सॉल्टर, वैंडर गुप्टन फिर से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे खेली गई है। ग्लैमरगन फिर से यहाँ पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, 188। क्रिस कुक के यहाँ पर भी कुछ रन्स थे, लॉयड के साथ, और बॉलबर्नी थे जो भी अवेलेबल नहीं है। हॉवेल और स्मिथ के विकेट, स्मिथ का नाम आपके सामने कई बार आया है, 1-2 करके विकेट वो लिए जा रहे हैं। ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग उतनी बुरी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। हिगिंस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, वैंडर गुप्टन फिर से, और सिसोदिया के यहाँ पर विकेट है। ग्लैमरगन ने यहाँ पर डिफेंड कर लिया। तो बात यह है कि ये जो एक मैच है जहाँ पर ग्लॉस्टरशायर 135 पर निपट गई थी, जिसको लीड किया था किसने? सॉल्टर ने। इसके अलावा हमें देखा गया है कि ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग बुरी नहीं हुई है, ठीक है। ऑफकोर्स ग्लैमरगन का बैटिंग उसके भी अच्छा हुआ है। और ये जो एकमात्र मैच था, बिल्कुल पहले जो हमने देखा था, यही एक मैच है जो ग्लैमरगन हारी है। लेकिन आखिरी कुछ मैचेस की अगर हम बात करें तो ग्लैमरगन यहाँ पर जीत रही है। ये जो एक मैच है यहाँ पर जो 150 उन्होंने बना था, यही आप कह सकते हैं थोड़ा सा मीडियोकर रेंज का स्कोर है। लेकिन इसके अलावा ग्लैमरगन भी एज ए बैटिंग साइड काफ़ी अच्छा कर रही है, जो जनरली वो है नहीं, जो कि आपको ओवर द सीजन समझ में आ भी जाएगा। कुछ परफॉर्मर्स हैं, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है सही बताऊं तो, लेकिन कुछ परफॉर्मर्स हैं जो हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने अच्छा करा हुआ है, जैसे कि बेनी हॉवेल, रायन हिगिंस, वैंडर गुप्टन जैसे प्लेयर्स। सॉल्टर का नाम हमने कई बार देखा है, जिन्होंने आखिरी कुछ मैचेस में विकेट निकाले हैं। सॉल्टर कॉन्सिस्टेंटली नहीं है, लेकिन जिस समय उन्होंने विकेट निकाला है ना, 4 विकेट निकाला है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 विकेट, लेकिन कंसिस्टेंट विकेट टेकर वो नहीं है। 5 में से 2 बार ही उनका हमने नाम देखा है, लेकिन जब भी लिया है उन्होंने बंचेस में ही लिया है, ठीक है। बाकी कंसिस्टेंसी के मामले में आपने देखा है कि कॉकबेन, हिगिंस, बेनी हॉवेल, क्रिस कुक, वैंडर गुप्टन, टॉम स्मिथ जैसे बॉलरों का नाम हमें यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर्स उभर के आए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में यही हमारे सामने अवेलेबल है। हिट टू हिट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली कुछ हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने बताया, उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से जो नाम हमने देखे हैं उनमें से हिगिंस और हॉवेल हैं, तो इनका नाम यहाँ पर है। ग्लैमरगन की तरफ से होगन के विकेट्स रहे हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट कुछ है, ठीक है। और आप इन ऐसे दोनों टीमों में यहाँ पर कंसिस्टेंटली टीम बदलता रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस किसी परफॉर्मर का परफॉर्मेंस आप उम्मीद कर भी नहीं सकते। लेकिन कुछ नाम हमने देखे हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि ये
लगभग एक हाई स्कोरिंग फिक्सचर ही रहा है, मतलब 170 के ऊपर तो यहाँ पर जाता ही है टोटल, ठीक है। ग्लैमरगन ने भले ही अपर हैंड रखा हो, लेकिन ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग भी यहाँ पर खराब नहीं हुई है। एक मैच जो कि हुआ था पिछले सीजन में ब्रिस्टल में, उसके अलावा हमें यहाँ पर लगभग रन ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। हमने जो कार्डिफ में मैचेस हुए हैं वो भी मैंने आपको नोटिस करवाया है, वहाँ पर भी कुछ एक आध नाम हमें मिल रहे हैं कुछ कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पर। बाकी यही कुछ चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे हैं। अभी आ जाते हैं ग्राउंड की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें वेट कर रही हैं। इस ग्राउंड पे सबसे बेहतर जिस प्लेयर का परफॉर्मेंस है बैटिंग से, वो है डेविड लॉयड, और ये वन ऑफ द मतलब पुराने प्लेयर्स में से हैं जो अभी भी टीम में अवेलेबल हैं, नहीं तो टीम तो इनकी बदलती रहती है। और कीरन क्लार्कसन शायद इनका नाम है, ये भी स्क्वाड का पार्ट है और ये भी काफ़ी अच्छा करे हैं, ना सिर्फ इस ग्राउंड पे बल्कि इस सीज़न में भी काउंटी जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर, लेकिन इनका खेल पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये दोनों का नाम हमें यहाँ पर दिख रहा है। अभी अगर हम आ जाते हैं ग्राउंड में क्या क्या मैचेस हुए हैं वो देखने के लिए, तो हमें थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा कि इस ग्राउंड पे एक्चुअली होता क्या है और कौन कौन से परफॉर्मर हमारे सामने उभर के आ रहे हैं। तो यह है 2019 का मैच। ग्लैमरगन ने बनाया था 152, जो कि चेस कर लिया था सरे की टीम ने। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है सरे की टीम, आपको पता ही होगा। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको कुक दिख जाएंगे जिन्होंने रन बनाया था। कुक का नाम कई बार आ रहा है, लेकिन अगर आप इनकी परसेंटेज को देखने जाएंगे तो आपको देखिए काफ़ी कम परसेंटेज है इनका, लेकिन ये काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, ना सिर्फ इस फिक्सचर में भी बल्कि ओवर द सीजन भी आपको ये समझ में आ ही जाएगा। और उसके बाद डैन डाउथवेट ये भी अवेलेबल है पेसर्स के साथ। स्पिनर्स के कुछ विकेट, जिनमें से लेग स्पिनर थे जिन्होंने 2 विकेट निकाला, और रुआथर स्मिथ इन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला हुआ था। अगर हम पिछले सीजन के मैचेस को कंसीडर करें, अच्छा यहाँ पर चेस कर लिया था साढ़े ने, और 1 ओवर रहते चेस हुआ था 155 का स्कोर। उसके बाद 140 फॉर 9। ग्लैमरगन की बैटिंग फिर से खराब हुई। किस रन बनाया? कुक। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट। बर्मिंघम के अगेंस्ट मैच था, उन्होंने यहाँ पर चेस कर लिया। 141 बनाने के लिए उनको 19 ओवर तक जाना पड़ा, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही रहा है, लेकिन चेस हो रहा है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हमें सॉल्टर दिखेंगे, सिसोदिया दिखेंगे और डाउथवेट दिखेंगे। अगला मैच फिर से बैटिंग फर्स्ट की टीम को यहाँ पर कोलैप्स होना पड़ा। वैंडर कुकटेन और सिसोदिया के यहाँ पर विकेट्स हैं, साथ में रुआधर स्मिथ और सॉल्टर के भी विकेट रहे हैं। डेलांग जो पहले ग्लैमरगन के खेलते थे उनके यहाँ पर कुछ विकेट्स हैं। ग्लैमरगन ने चेस कर लिया, लेकिन 99 रन बनाने के लिए भी उनको 16 ओवर तक जाना पड़ा। डेविड लॉयड और सिलमन के यहाँ पर कुछ रन थे, पेसर्स के ही एक आध विकेट हैं। अगला मैच यहाँ पर हो गया था 183, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर है, और यहाँ पर रन बनाया था बाबर अजम ने। अभी मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ? ये नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर किस तरह के बैट्समैनों का मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है कुछ अच्छा करने का। यहाँ पर इतना मतलब फ्री फ्लो वाला ग्राउंड ये नहीं है, फ्री फ्लो वाला पिच ये नहीं है कि आप आते ही हिट करेंगे और रन बनाएंगे। यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर जो बल्लेबाज टिक कर खेल सकते हैं और स्पेशली जो स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुक के बॉल आती है, जैसा जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है, ठीक है। और इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि 160 165 के ऊपर जो स्कोर बन रहे हैं वो भी बहुत ही इजीली डिफेंड हो जाते हैं यहाँ पर। अभी तक तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हो जाते हैं यहाँ पर। और जो स्कोर यहाँ पर चेस हुए हैं, जैसे कि 140 के ऊपर आपने देखा कि 19 ओवर तक जाना पड़ा, यहाँ पर भी 150 के ऊपर 19 ओवर तक जाना पड़ा, तो दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन 160 165 के ऊपर हमने यहाँ पर डिफेंड होते हुए देखा है। इस सीज़न में अभी तक नहीं, मतलब पिछले सीजन में अभी तक नहीं, लेकिन उसके पहले हमने देखा था। और यहाँ पर 188 तक भी बना है, तो इससे ये तो समझ में आ ही जाता है कि अगर आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो स्पिन को अच्छा खेल पाते हैं, जो टाइम दे सकते हैं पिच में, उनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। सिसोदिया फिर से आपको दिखेंगे सॉल्टर के साथ। सॉल्टर का बिल्कुल क्लियर सा मामला है, ठीक है। या तो वो 1 विकेट लेंगे या विकेट लेस जाएंगे, ऐसा कुछ है एक सीन। और अगर मतलब वो अपने फ्लो में है तो वो बंचे से विकेट लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए कुछ प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने देखा इस फिक्सचर में भी उनका यही है। 4 में से 3 मैच में विकेट नहीं है, लेकिन जिस 2 मैच में है उन्होंने 4 करके विकेट निकाले हुए हैं। ग्लैमरगन चेस नहीं कर पाई, 16 ओवर में 117 ओवर वो निपट गए। ये कोई प्लेयर्स थे जिन्होंने रन बनाया था। स्पिनर्स के आप देख सकते हैं रोल यहाँ पर है, 5 विकेट उनकी, और पेसर्स के ही 5 विकेट। और आखिरी जो मैच हुआ था, ग्लैमरगन ने यहाँ पर बना था 188, जो कि बहुत बड़ा टोटल था। किसने रन बना था? बॉल बर्नी। एक और प्लेयर, एक और टेस्ट प्लेइंग प्लेयर आप कह सकते हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा करते हैं। बॉल बर्नी के प्लेइंग स्टाइल के बारे में भी आपको पता ही होगा। अगर आपने रिसेंटली ही जो मैचेस हमने कवर भी करे थे, आयरलैंड डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस हो या फिर आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड के जो मैचेस हैं, आपने देखा होगा जब भी बॉल बर्नी रन बनाते हैं वो हमेशा ही टिक के खेलते हैं। वो ऐसे कोई प्लेयर नहीं है कि आते ही छक्के चक्के लगाने शुरू कर देंगे। तो ऐसे प्लेयर्स अगर आपके पास हैं तो बहुत ही काम पे आ सकते हैं। तो बॉल बर्नी उनमें से रहे हैं, और डेविड लॉयड तो है ही, साथ में क्रिस कुक, और ये कुछ थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला होगा। ग्लॉस्टरशायर चेज नहीं कर पाई।
188 का टारगेट था, तो काफ़ी बड़ा टोटल बन गया था। और देखिए, नोटिस करिए, ऊपर आपने जितने भी मैचेस देखें ग्लैमरगन, यहाँ पर ये एक मैच छोड़कर वो सारे मैचेस लगभग हारे थे। लेकिन जैसे ही वो ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में आ गए, उनकी बैटिंग न जाने क्या हो गई। आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पर जो एक मैच वो जीते भी थे ना, वो भी अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके, ना ही बैटिंग के ऊपर। और बाकी मैचेस में तो बैटिंग अच्छी हुई भी नहीं, जैसे कि यहाँ पर 140 फॉर 9, यहाँ पर 152 उन्होंने बनाया था पिछले सेकंड लास्ट सीजन में। उसके बाद यहाँ पर 117 पर विकेट हुए, लेकिन जैसे ही ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में वो आ गए, 188 बन गया। ठीक है, नाम बदल गए हैं लेकिन टीम का परफॉर्मेंस सेम रहा। क्रिस कुक यहाँ पर भी थे लॉयड के साथ, ग्लॉस्टरशायर चेस नहीं कर पाई। टेलर, हिगिंस, ब्रेसी, ये कुछ परफॉर्मर्स थे, और वेंडर गुप्ता के सिसोदिया के विकेट। सिसोदिया भी कंसिस्टेंटली एक आध करके विकेट ले ही जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमने देखा है। ग्राउंड पे रन बनाना थोड़ा मुश्किल है, अनलेस कि आपके पास पेशेंस है, आप टिक कर खेलना जानते हो। और मतलब स्पेशली ऐसे जो टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं, जो सक्सेसफुली टेस्ट में अच्छा करके आए हैं, ऐसे प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा करते हैं कि देखा गया है। ठीक है, नहीं तो 160 के ऊपर टोटल यहाँ पे डिफेंड हो जाता है मजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। इतना इजी नहीं है यहाँ पर हिट करना आते ही। स्पिनर्स का रोल है, अगर आपके पास स्पिनर्स अच्छे खासे हैं, स्पेशली लेग स्पिनर्स वगैरह, तो आप यहाँ पर विकेट लेकर जा सकते हो। ग्लैमरगन का जो है कि एज ए बैटिंग साइड उतना अच्छा ये नहीं करती है, लेकिन ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में न जाने क्या हो जाता है कि इनकी बैटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप अगर ओवर द सीजन फॉलो करेंगे ग्लैमरगन को, आपको दिखेगा कि इनका उतना अच्छा बैटिंग नहीं होता है, लेकिन ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में इनका बैटिंग अच्छा हो जाता है, और ये फिक्सचर भी हमें काफ़ी हाई स्कोरिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल थी हेड टू हेड से, सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमने देखा था, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी आ जाते हैं आप प्लेइंग 11 के सेक्शन में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। ग्लॉस्टरशायर की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की हो सकती है, जहाँ पर उनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स जुड़ चुके हैं, न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, आपको पता ही होगा। हालांकि बहुत खास कुछ उन्होंने करा तो नहीं है। रिसेंटली जो प्रैक्टिस मैचेस वो खेले हैं, मेरे ख्याल से 4 मैचेस वो खेले हैं, उनमें से एक में 50 बनाया था, और उसके बाद से 10 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए हैं। लेकिन नाम बड़े हैं, और कीपिंग सेक्शन में डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा इनको, और कीपिंग भी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको एज ए बॉलर यूज़ करेगी टीम। बाकी माइल्स हैमंड, क्रिस जेंट ओपनिंग करेंगे, और दोनों ही तावर तोड़ बैटिंग करने वाले प्लेयर्स हैं। स्पेशली हैमंड के बारे में कहना चाहूँगा मैं, हैमंड बहुत लंबे इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर में से नहीं है, लेकिन जब तक ये खेलेंगे ना, तब तक मतलब मार के जाएंगे, ये आपको पकड़ चलना पड़ेगा। डेंट का क्या है, ये थोड़ा सा समझ के खेलते हैं, ये बड़ी इनिंग्स खेलना जानते हैं, लेकिन हैमंड का उतना नहीं है। ये जब तक खेलेंगे रन बना के जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सकते हैं, लेकिन अगर ये समझ लीजिए कहीं पे 20-30 बॉल रह गए, तो आराम से 50 के ऊपर ये स्कोर बना के जाएंगे, ये आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। उसके बाद कोबेन, जो हमेशा ही डिपेंडेबल प्लेयर होते हैं और कंसिस्टेंटली काम करे जाते हैं ओवर द ईयर्स। उसके बाद ग्लेन शायद नाम है, या ग्राहम वैन ब्यूरन, ऐसा कुछ नाम है इनका। पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका था, और ये बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड हो चुके हैं, जबकि ये प्रॉपरली बॉलिंग करवाते हैं, ये याद रखना। और बैटिंग हैंड इनका बहुत ही अच्छा है, और ये वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स में थे पिछले सीजन में भी, इस सीजन में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने करा हुआ है। उसके बाद रायन है कि बेनी हॉवेल तो आपकी टीम में है ही, और ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं। बॉलर सेक्शन में टॉम स्मिथ, शॉ और डेविड पेन, इनमें से डेविड पेन पिछले सीजन में भी, मतलब आखिरी 2 सीजन में भी पेस अटैक को उन्होंने लीड करा हुआ है, और टॉम स्मिथ का आपने देखा है कि एक आध विकेट करके उन्होंने लेके रखा हुआ है। तो इनमें से जो जो प्लेयर्स हमारे टीम में होंगे, अभी देखिए, अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से जाऊँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो 5 में से 4 मैच ऐसा गया है जहाँ पर रन ज़्यादा बने हैं। अभी आप ऐसा भी हो सकता है कि आज दोनों ही टीमें 50-100 के भीतर ऑल आउट हो सकता है, लेकिन कुछ तो बेसिस आपको चाहिए, कुछ तो चीज़ आपको पकड़ कर चलना पड़ेगा कि नहीं, ये सोच के हम टीम बनाएंगे। और सोच कैसा है कि 5 में से 4 मैच में हमने यहाँ पे हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स होते देखे, चाहे कोई भी जीते। एक ही मैच हुआ था जहाँ पर लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था, जो हुआ था ब्रिस्टल में, तो ऑफकोर्स 4 मैच में जो हुए हैं उसको ही हम कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम बैटिंग हेवी टीम बनाएं, तो देखिए, ग्लेन फिलिप्स कीपर सेक्शन में आपको लेना पड़ेगा, आपका मन हो नहीं हो, स्मॉल लीग में आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ग्लेन वैन ब्यूरन जो मेरी टीम में होंगे, क्योंकि थोड़ी सी बॉलिंग करवा लेते हैं। हिगिंस, हॉवेल तो है ही। उसके बाद यहाँ पर बॉलरों में से आप पेन या स्मिथ में से किसी एक को ले सकते हो, ऑप्शनल है किसी एक को, लेकिन लेना नहीं तो ज़्यादा ही फेवरेबल हो जाएगा ग्लैमरगन की तरफ से। लेकिन ये 4 प्लेयर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये मेरी टीम में ज़रूर से होंगे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में हैमंड, डेंट और कॉबेन में से कॉबेन डिपेंडेबल प्लेयर है ज़्यादा। ठीक है, आप इनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ रन ज़रूर बना के आपको देंगे। और उसके बाद हैमंड और डेंट में से अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी मुझे लगता है दिक्कत होना चाहिए। बस यही है। बेंच पे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को भी मौका मिलने वाला है। ग्लैमरगन की तरफ से बात करें, डेविड लॉयड
जिनका इस ग्राउंड पे अपना परफॉर्मेंस देखा है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इस सीज़न में भी कमाल के फॉर्म पे रहे थे क्लाउडी सीज़न में, तो ऑटोमेटिक पिक बन जाते हैं। ओवर द सीजन परफॉर्मर रहे हैं ये भी, तो ये हमारी टीम में ज़रूर से होंगे। मानस लाबुशेन काउंटी में कुछ मैचेस खेले हैं, खास कुछ करा नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको फायर वाला साइन दिख रहा है ना, इसका मतलब यही है कि काउंटी सीजन में ये कुछ अच्छा करके आए हैं, लेकिन लाबुशेन का नाम मैं उस सूची में नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि बीबीएल में उन्होंने क्या करा था, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से, और नाम बहुत बड़ा है इनका, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि इनको आपको टीम में लेना भी पड़ेगा और ऑटोमेटिक कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में आ जाते हैं, क्योंकि इनका इंडिविजुअल कैलिबर काफ़ी ज़्यादा है। बॉलिंग भी मोस्ट प्रोबेबली कराएंगे अपना पूरा ओवर, तो ऑफकोर्स एक ऑटोमेटिक कैप्टन चॉइस ये बन जाते हैं। उसके बाद कॉलिन इंग्रैम, जो हमेशा ही ग्लैमरगन की तरफ से एक डिपेंडेबल नाम रहे हैं टी20 क्रिकेट में, पिछले दिन में खेल नहीं पाए थे, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने मैचेस खेले हुए थे, इनका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रहा था। एक और ऑटोमेटिक पिक है, तो ये 3 आपकी टीम में ज़रूर से हो जाएंगे ग्लैमरगन की तरफ से। वैसे भी आप क्योंकि एक बैटिंग हैवी टीम बनाने की सोच रहे हो, तो उस हिसाब से इनका नाम आ जाता है। क्रिस कुक मैं रखूँगा मेरे टीम में, ठीक है, कैसे भी करके मैनेज मुझे करना है और मैं इनको ज़रूर से मैनेज करूँगा। हालांकि रिस्क होगा, लेकिन मैं हो सकता है पर्सनली ये रिस्क लूँ। अगर आप चाहो नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि अगर ये टॉप 3 बैट्समैन चल जाते हैं तो हो सकता है क्रिस कुक की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन मैं ज़रूर से लूँगा इनकी टीम में, क्योंकि ग्लॉस्टर एज ए बॉलिंग साइड भी उतनी बुरी नहीं है। भले ही वो 180 रन भी अगर कंसीड कर जाए तो भी ज़रूरी नहीं कि मतलब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रन बनाए, नीचे भी बैट्समैन के पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं रन बनाने के लिए। क्रिस कुक के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे इनके अगेंस्ट में बातें करवा रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो टेलर, जो मेरे ख्याल से टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, नहीं मैंने गलती से लिख दिया था, टेलर नहीं है। तो बाकी जो ऑप्शन में से आपके पास हैं, अच्छा कैलन टेलर रहे हैं, ये जो राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है। उसके बाद डाउथवेट, माइकल नेसर। अच्छा एक चीज़ जो बताना ज़रूरी है, 3 फॉरेनर्स अवेलेबल हैं ग्लैमरगन की तरफ से, लेकिन जितना मुझे सुनने को मिल रहा है कि 2 इनमें से खेल सकते हैं कोई। अभी कॉलिन इंग्रैम को टीम तो ड्रॉप करेगी नहीं, मानस लाबुशेन और माइकल नेसर में से मुझे लगता है कोई एक खेलेंगे। हालांकि आपका शायद इमोशन कह सकता है कि मानस लाबुशेन ही खेलें, लेकिन अगर माइकल नेसर नहीं खेलते हैं ना, तो फ्रंट लाइन जो पेस बॉलिंग का अटैक होगा वो काफ़ी वीक हो जाएगा। तो यही एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मानस लाबुशेन को टीम ड्रॉप भी करे। हालांकि लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ जाए तो हो सकता है ऐसा, इसके लिए तैयार रहना। नहीं तो इनके पास रुआद्री स्मिथ का भी ऑप्शन है। माइकल नेसर काफ़ी अच्छा करके आए हैं जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं काउंटी में, हालांकि लॉन्गर फॉर्म में माइकल नेसर हमेशा अच्छा करते भी हैं। उसके बाद सिसोदिया, वैंडर गुप्टिन और सॉल्टर, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए ज़रूर से होंगे मैंने तो बता ही दिया, ये 3। अगर लाबुशेन खेलते हैं तो ऑफकोर्स आपकी टीम में होंगे, और अगर नहीं खेलते तब तो आपके पास ऑप्शन और भी अच्छा हो गया क्रिस कुक को लेने का। नीचे अगर हम आएंगे तो बॉलरों में से वैंडर गुप्टिन हमारे लिए मस्ट हैव है, क्योंकि और कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें देखने को नहीं मिला है ग्लैमरगन की तरफ से। ये जो दोनों बॉलर्स हैं सिसोदिया और सॉल्टर, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिसोदिया क्या है, ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं, अगर ये 1 विकेट भी लेते हैं जो कि काफ़ी कंसिस्टेंटली वो ले भी रहे हैं, तो भी आप समझ के चल सकते हो कि 35-36 के आसपास ये पॉइंट देके जाएंगे। लेकिन सॉल्टर का क्या है कि अगर ये विकेटलेस गए तो आपको बिल्कुल ही ये मतलब बर्बाद करके चले जाएंगे। अगर विकेट लेके गए तो आपको राजा बना देंगे और नहीं तो फ़कीर बना देंगे, ऐसा मामला है सॉल्टर का, ठीक है। एक्सपेक्ट करना काफ़ी लोग इनको टीम में लेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं ये कंसिस्टेंट विकेट टेकर नहीं है। ये जिस दिन लेते हैं ये बहुत ही ज़्यादा करके विकेट लेते हैं, और नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा इन दोनों स्पिनरों में से। बाकी यहाँ पर अगर आप चाहो तो डाउथवेट को भी ट्राई कर सकते हो, इनको कभी भी बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन भी मिल सकता है। काफ़ी सही ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी लगभग 2-3 ओवर करवा ही देंगे और बैटिंग मिल ही जाती है इनकी क्योंकि ग्लैमरगन की बैटिंग उतनी अच्छी होती नहीं है। हालांकि इस फिक्चर में तो नहीं आया होगा अभी तक, लेकिन ठीक ठाक प्लेयर है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन क्या है कि स्मॉल लीग में आप ग्लैमरगन के प्लेयर्स को कम ही लोगे, ठीक है, क्योंकि एक तो इनके प्लेयर्स के नाम कम हैं और ग्लॉस्टर ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम होती है, तो इसीलिए बाकी रिजल्ट्स मतलब टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन में ऑल्टरनेशन वगैरह आप उस हिसाब से कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे। बेंच पे जो प्लेयर अवेलेबल हैं वो है क्लियरन क्लार्कसन। अभी इनको मौका मिल पाना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा अगर मतलब लाबुशेन भी खेल लेते हैं तो, क्योंकि अगर इनको भी लेती है टीम तो काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन हो जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं और इस ग्राउंड पे भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको मौके मिलने वाले हैं। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो ग्लॉस्टर की तरफ से हिगिंस और फिलिप्स सेफेस्ट पिक में होंगे। फिलिप्स को काफ़ी लोग कैप्टन बना सकते हैं, ये पकड़ के चलना, लेकिन ये उतने अच्छे फॉर्म पर नजर नहीं आए थे टीम में। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए मुझे लगता है आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। उसके बाद हॉवेल और कॉगबेन, और यहाँ से वैन ब्यूरन और स्मिथ और टेंट में से अगर आपको कोई देखना है तो
ग्लैमरगन की तरफ से लैबुशेन यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं, और सी से ग्लैमरगन की तरफ से नहीं, मतलब ओवरऑल कैप्टनसी यही ज़्यादा होंगे इनका। और उसके बाद इनग्राम, रिस्क लेना है तो लॉयड और कुक में से कोई एक, और या कीरन क्लासन अगर खेलते हैं तो, नहीं तो सिसोदिया और सॉल्टर जो मैंने स्पिन अटैक आपको बताया उनमें से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैंने सेफ स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर एक दो प्लेयर्स थे जिनको मुझे लेना था, लेकिन मैं कहीं से स्पेस मैनेज नहीं कर पा रहा। अच्छा, बॉलर सेक्शन में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, मैं पहले ही बता रहा। आपको यहाँ आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम डेविड पेन का ऑप्शन होगा जो अवेलेबल होंगे। अगर रुआधरी स्मिथ खेलते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होगा इन तीन बॉलरों के अलावा। ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे जो इन प्लेयर्स को सोचना था उनमें से सॉल्टर एक है, ठीक है, लेकिन मैं बार बार बता रहा कि सॉल्टर हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं। अगर ये हिट हो गए तो आपको बिल्कुल मतलब चांद तक पहुंचा देंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल ज़मीन के नीचे गाड़ देंगे, ऐसे प्लेयरों में से हैं ये। तो ये एक ऑप्शन है। और बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ कॉबिन को लिया है, ना ही मैं डेंट को ले पाया हूँ, ना ही मैं हैमंड को ले पाया हूँ, क्योंकि मैंने वैन ब्यूरन को लिया है। अभी वैन ब्यूरन बॉलिंग भी प्रॉपर्ली कर लेते हैं, ठीक है, और बैटिंग से भी इनका परफॉर्मेंस मतलब बाकी जो प्लेयर्स हैं ग्लोस्टर की उनसे काफ़ी बेहतर रहा है काउंटी में, तो इसीलिए मैंने इनको लिया है। कीपर सेक्शन में मेरे को लेना था क्रिस कुक को, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं स्पेस नहीं मैनेज कर पा रहा कहीं से भी। ऑलराउंडर सेक्शन में डेविड लॉयड और रायन हिगिंस मेरे लिए मस्ट है। बेनी हॉवेल के ऊपर आप सोच सकते हो, लेकिन बॉलिंग पे इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने इनिशियली इनके ऊपर रिस्क नहीं लिया है। बेनी हॉवेल एक ऑप्शन है ऑलराउंडर सेक्शन में जिनके ऊपर आप कुछ काम कर सकते हो। इनके जगह पर अगर आप चाहो तो कुक को ले सकते हो कीपर सेक्शन से, या फिर बैटिंग सेक्शन में डेंट, हैमंड जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे जिनमें से भी आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए, कैप्टन यूनिवर्सल लैबुशेन ही है, और जो कैलिबर ये ब्रिंग कर रहे हैं स्मॉल लीग में, मैं नहीं कहूँगा कि अननेसेसरी रिस्क लो, तो कैप्टन आप इनसे ही जा सकते हो। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास अच्छे ऑप्शनों में से हैं लॉयड और रायन हिगिंस, ठीक है, और इवन इनग्राम को भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्या है कि अभी इनग्राम ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाते हैं, तो ये जितना पॉइंट आपको देंगे बैटिंग से ही देंगे, तो इसीलिए मैं इनिशियली नहीं कहूँगा। लेकिन लॉयड और हिगिंस आपके लिए प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं। लॉयड ही शायद ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाए, लेकिन बैटिंग से उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से हैं जो इस ग्राउंड पर अच्छा करे जाते हैं, तो इसीलिए। और अगर आपको परसेंटेज देखना है तो फिलिप्स आपके सामने आते हैं, लेकिन मैं इनिशियली इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो मेरे लिए स्मॉल लीग सजेशन में लैबुशेन कैप्टन और इनग्राम, हिगिंस और लॉयड में से कोई एक वाइस कैप्टन आपके लिए सही हो सकता है। बड़ी लीग में डेफिनेटली जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको ट्राई करना है उनमें से सॉल्टर का नाम आता है, क्रिस कुक का नाम आता है, जिनको आपको अपने टीम में ज़रूर से ट्राई करना है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मंथ में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।